नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अभी जो बात करेंगे वो ताई कहानी पे करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है वहां पर ये सिलेबस में संलग्न है। तो इस ताई कहानी जो कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी हुई है, इस पर हम विस्तृत विवेचन करेंगे, कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी संभावित समस्याएं आपको इससे लगें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उससे समस्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा पाठ्यक्रम, नोट्स, पीडीएफ या कोई भी आवश्यक सामग्री चाहिए तो हमें सीधे संपर्क करें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम समीक्षा और इसका सार संग्रह। अब सीधे सीधे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का, और देखेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। अंबाला पंजाब में यह जन्मे और प्रेमचंद जी की कहानी परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। यानी 1899 में जन्मे 20 वर्ष की अमूमन अवस्था में व्यक्ति लेखन प्रारंभ कर देता है जो साहित्य की में रुचि रखता है। तो 1920 के आसपास, 25 के आसपास से वह हिंदी साहित्य में बड़ी बेहतर तरह से उसमें आ चुके थे। अभी देखेंगे उर्दू लेखन में उर्दू से हिंदी में आए इनकी प्रथम कहानी संग्रह के रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास में 1913 में रचना प्रकाशित हुई और वह रक्षाबंधन के नाम से जानी गई। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य में लेखन प्रारंभ कर दिया। कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा सामने सभी लिखी हुई हैं। मणिमाला और कल्लोल नाम के जो कहानी संग्रह थे उनके माध्यम से उन्होंने इन संग्रहों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया। कौशिक जी की कहानियों की संख्या की बात करें तो लगभग 200 कहानियों हम उनकी मानेंगे। यानी प्रेमचंद्र जी की परंपरा के साहित्यकार हैं और पूरा का पूरा प्रभाव भी प्रेमचंद जी की परंपरा का रहा। साहित्य बहुत ही समृद्ध है, सशक्त है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसमें नहीं है और जो उसकी कोटि है वह उतनी ही सजग है, उतनी ही समृद्ध है। हास्यपूर्ण कहानियों की भी चर्चा कर सकते हैं हम। उनकी हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण कहानियां जो हैं उनकी, वह चांद में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई, जो चांद पत्रिका प्रकाशित हो रही थी उस पत्रिका के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि दुबे जी की चिट्ठी जो है वहां पर किसकी कहानियों को प्रकाशित किया गया, और वहां पे हम विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का नाम ले सकते हैं। तो जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, विषय जो दिया गया है ठीक उसी से प्रश्न पूछा जाए ऐसा नहीं कह सकते। उसके कहानी लेखन के परिदृश्य में जो समस्याएं आती हैं उन सब पे वर्णन करेंगे। प्रारंभ करेंगे कुछ और बिंदुओं के माध्यम से। कौशिक जी की चर्चा करेंगे तो सफल कहानियों के में पारिवारिक जीवन समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास भी उनके द्वारा हुआ है। उनकी कहानियों की चर्चा करें तो पात्र हमारे यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं, सामाजिक चेतना से अनुप्राणित और उत्तरदायी और प्रेरणादायी माने जाते हैं। पात्रों का जो उनका जो चयन है वह सामाजिक और जो सांसारिक गतिविधियां हैं उन सबको परिदृश्य रखते हुए, समाज को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, सरल भाषा में स्पष्ट लेखन के द्वारा सरस शैली, सहज और रोचकता विद्यमान रखते हुए अपने साहित्य लेखन को एक गति प्रदान करते हैं। तो कौशिक जी इस पूरी परंपरा में बड़े सफल और बड़े सजग साहित्यकार हैं। इनकी कहानियों की मूल संवेदना की अगर हम चर्चा करें तो वह पूर्ण मार्मिकता को अभिव्यक्त करती है, और इसी मार्मिकता का जो प्रस्फुटन है वह हमें ताई कहानी के अंतर्गत भी मिलेगा। तो ये रही उनके कहानियों से जुड़ी हुई समस्याएं जो भी हैं वह आपको उपलब्ध करा देंगे हम। आगे देखेंगे इनका निधन 1945 में हुआ, यह जान लेना भी आवश्यक है। तो 1899 से 1945 तक अपनी अल्प आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य में बड़ा ही सजग और विस्तृत लेखन उपलब्ध कराया। जी हाँ, आगे देखेंगे हम कुछ और बिंदुओं के साथ में जो अब देखेंगे कथानक की चर्चा करेंगे। तो मित्रों कथानक जो है इसी दृष्टि से देखेंगे। कथानक का सबसे पहला प्रयोग कहानी के रूप में इसे माना जाता है। इसकी कथा एक संयुक्त परिवार की कथा है। तो संयुक्त परिवार में जब विद्यमान चीजें होंगी तो वहां पर कुछ उठापटक होगी और वही इसके कथानक के रूप में चित्रित किया गया। तो मूल केंद्र क्या होगा? बाल मनोविज्ञान की व्यंजक कहानी के रूप में। सीधे सीधे एक तथ्य मिलेगा हमें,
बाल मनोविज्ञान की व्यंजक, रोचक, कौतूहलवर्धक तो इतना महत्वपूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली कहानी के रूप में हम इस कहानी को जानेंगे। चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे, पात्र योजना की बात करेंगे, तो यहाँ पे इस कहानी में कथानक के अनुरूप सीमित संख्या में पात्रों की चर्चा की गई। बहुत अधिक पात्र नहीं है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो हमारे पास में रामेश्वरी, बाबू, रामजीवन और मनोहर बालक, 3 महत्वपूर्ण मुख्य पात्रों का चयन किया गया। संवादों की चर्चा करते हैं तो संवाद जो है पात्रों के चरित्रोद्घाटक, कथानक को गति देने वाले, पात्रानुकूल, कथा की मूल संवेदना को प्रकट करने वाले चित्र भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। वातावरण की चर्चा करें तो सृजन जो वातावरण का है वह उनके घर के अंदर शाम का जो जहां से वह पतंग उड़ाना चाहता है, घर के अंदर का माहौल, आसपास का थोड़ा सा परिदृश्य दिया गया। बहुत कुछ विशेष वातावरण की चर्चा नहीं की गई। बहुत अच्छे परिवेश को ढालते हुए सीमित पात्रों के माध्यम से सीमित जो चहल पहल है वह दिखाते हुए कहानी को एक विशेषधर रूप से किया गया। भाषा जो है वह सहज, सरल और पात्रानुकूल है। जिस प्रकार के पात्र हैं उसी प्रकार की सहजता, सरलता हमें आगे देखेंगे। अगले जो तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए बाबू रामजीवन जी की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बाबू रामजीवन जो हैं, अब कहानी का थोड़ा सा सार संग्रह देख लेते हैं। रामेश्वरी और रामजीवन में संतान की बात, तर्क वितर्क, बाबू रामजीवन दास पत्नी को समझाते हैं। तर्क वितर्क होता है, भाई के बच्चों से प्यार करना चाहिए यह बताते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए वह कहते हैं कि भाई के बच्चों से प्यार करना चाहिए, इन्हें भी अपनी ही तरह, अपनी ही संतान की तरह समझा जाना चाहिए। यह समझाते हुए, यह पुचकारते हुए, दुलारते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं। सुनकर रामेश्वरी और अधिक चिढ़ जाती है, जो कि नारी संवेदनाओं से जुड़ी हुई बात है। वह अवश्य उसके लिए इतना सहज नहीं होता किसी के संतान को स्वीकार कर पाना, और एक ऊब जो स्वयं से होती है वह भी यहाँ पे दर्शाई गई। तो मनोविज्ञान जो है वह बालक के लिए भी है और वही मनोविज्ञान रामेश्वरी देवी के लिए भी है। वह कहती है कि जिस प्रकार किसी पराये धन से घर नहीं भरता, उसी प्रकार से यह भी संभव नहीं है। तुमने किसी पंडित का कहना भी नहीं माना, न कोई व्रत, न कोई पूजा पाठ जो कि संतान प्राप्ति में सुखद आनंद उपलब्ध कराए। इस प्रकार की कोई तथ्य कथ्य तुम्हारे द्वारा नहीं स्वीकार किए गए। आगे देखेंगे, रामजीवन कहते हैं इन अंधविश्वासों में वह व्यर्थ बताते हुए संतान प्राप्ति के लिए इस प्रकार के अंधविश्वासों को नहीं करना चाहिए, जो कि अंधविश्वास की परंपरा को तोड़ने का कार्य भी करता है। यह भी महत्वपूर्ण है। रामेश्वरी देवी की चर्चा करें तो रामेश्वरी द्वारा बाबू साहब से मार्मिक प्रश्न करना। अनेक तर्क वितर्क के पश्चात रामेश्वरी ने रामजीवन दास से पूछा कि क्या तुम्हारे जीव में कभी संतान की इच्छा नहीं हुई? बाबू साहब इस दिल को छू लेने वाले प्रश्न पर कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद बोले, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी संतान का सुख नहीं देखना चाहेगा? और यह उनकी कुंठा को अभिव्यक्त कर देता है। लेकिन रामेश्वरी जी का प्रश्न जो था वो मार्मिक प्रश्न था। यह उनकी ऊब, उनकी कुंठा को तो प्रकट कर ही रहा था, लेकिन पुरुष अर्थात मित्रों परुष होता है, वह कठोर हृदय का होता है, उसका रुदन इतना आसान नहीं होता। ऐसी ही कुंठा को अभिव्यक्त कर देता है और कहते हैं कि परंतु जब भाग्य में ही संतान नहीं है तो फिर क्या ही किया जा सकता है, और तुम अंधविश्वासों का ताता लेकर के आ रही हो। भाई के संतान के प्रति अपनत्व रखकर संतोष कर लेना चाहिए, और वह सीमित संसाधनों में जिस प्रकार संतोष की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार से वह संतोष की बात करते हैं। रामेश्वरी देवी को समझाते हुए कह भी सकते हैं कि रामजीवन दास स्वयं को भी समझाने का काम करते हैं रामजी दास जी। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और तथ्यों के माध्यम से देखेंगे कि रामेश्वरी के हृदय में मातृत्व अंतर्निहित भाव, यद्यपि रामेश्वरी मां नहीं बनी परंतु माँ की ममता, प्यार और मातृत्व गुण जो हैं वह हृदय में तो सदैव विद्यमान ही रहते हैं। जिस प्रकार हृदय में 9 रस के स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं, वहां एक वात्सल्य भी है और वह वात्सल्य सदैव विद्यमान रहता है। बस स्थितियां, परिस्थितियां, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव का जब उद्वेलन होगा तो वह रस की दशा में परिणत होगा। काव्य शास्त्रीय गुणों को हम जानते हैं। अब देखते हैं, एक दिन जब दोनों बच्चे खेलते हुए उसकी गोद में आ गए तो उसने उसी तरह हृदय से लगा लिया, मानो वे उसकी ही संतान हो। उसने खूब प्यार किया, वर्षों की प्यास बुझा ली हो। मनोहर छत को गिरने, जी हाँ, एक स्थिति यह भी आती है जो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है या चित्र है।
मनोहर को छत से गिरना और रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन होना। एक दिन रामेश्वरी का छत पर खड़ी थी। अब देखिए ये सबसे बढ़िया तथ्य है यह ही, क्योंकि वह पुत्र भी उस तरह से स्नेह नहीं प्राप्त कर रहा होता, उसके साथ में अपना जो लगाव है वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा होता, और ठीक उसी प्रकार से रामेश्वरी का भी यही हृदय है। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी खिन्नता है, लेकिन इस मार्मिक दृश्य से दोनों के जो हृदय हैं वह एक दूसरे के प्रति सहज हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे, जी हाँ, अब एक दिन रामेश्वरी छत पे खड़ी है, ये कथा आपको समझनी है तो ये तथ्य जानना होगा। एक दिन रामेश्वरी छत पे खड़ी है, पतंग लूटने के प्रयास में बालक मनोहर नीचे गिर जाता है और उसके बाद में वह जो रामेश्वरी देवी है वह उसको बचाने का प्रयास करती है, लेकिन जो बालक है मनोहर वो नहीं रुक पाता, वो गिर जाता है। रामेश्वरी देवी भी उसी के अनुरूप वह भी वहां से गिर जाती है, उसको भी चोट आती है, दोनों ही समस्यात्मक स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दोनों की जब स्थिति ठीक होती है तो एक दूसरे के संवाद, एक दूसरे के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, और उन बच्चों के प्रति मन में जो घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उन सब के स्थान पर ममता और प्यार का जो तत्व है वो जुड़ जाता है। एक और तथ्य की बात कर लेते हैं। एक बार जो रामजीवन दास है, रामजी दास हैं, वह बालक मनोहर से पूछते हैं कि तुमको हमारे और जो रामेश्वरी है उनमें कौन सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वह उनको रामजी दास को कहता है कि वह मेरे लिए प्रिय हैं, और पूछा कि तुमको ताई क्यों नहीं प्रिय है, जो कि रामेश्वरी हैं। तो कहते हैं तुमको ताई क्यों नहीं प्रिय है, तो वह कहता है कि वह मुझे प्यार नहीं करती। तो इस तरह से दोनों में जो अलगाव की भावना है वह बालक समझता है, क्योंकि बालक की जो स्थिति है, मनोवैज्ञानिक परिदृश्य है, तो उसको यह अनभिज्ञता इतनी नहीं होती कि उसको यह भली भांति पता होता है कि कौन उसे अधिक प्यार करता है, कौन उसे कम प्यार करता है, क्योंकि उसकी संवेदनाएं जाग चुकी होती हैं। बाल्यावस्था संवेदनाओं की स्थिति है, मन जो स्थितियां हैं, मार्मिक स्थितियां, उन सबको वह भली प्रकार समझता परखता है। इसीलिए हम इसे बाल मनोविज्ञान की तह पर रखने वाली, जो ताक पर रखने वाली जो कहानी है वो कह सकते हैं। मनोहर अपनी संतान के समान ही प्रेम और दुलार करने लगती है मनोहर को, और उसके बाद में दोनों का जो हैप्पी एंडिंग है जो वह हो जाता है। बहन चुन्नी को भी कभी कभी वह खूब प्यार करती है। इस प्रकार से अब यहाँ पे 4 पात्र हो गए। मनोहर की जो बहन है उसका नाम है चुन्नी, और ताऊ और ताई, रामजी दास और रामेश्वरी, यह चारों लोग मिल करके सब लोग इस तरह की स्थितियां अभिव्यक्त करते हैं। अब वह प्रेम और सद्भाव से परिपूर्ण है। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है, और कहानी से जुड़े जो भी तथ्य हैं वो मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अब देखिए कहानी के 2 प्रमुख स्थल जहां पर मार्मिक भाव जागता है। एक तो कहानी का एक स्थल है जब शाम का समय है, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही है और मनोहर तथा उसकी बहन खेल रहे हैं। खिलखिलाते हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में आ गिरती है। उसी समय पीछे से मनोहर भी उसकी गोद में आ गिरता है। यह एक जो तथ्य है वह उनमें द्वेष को भुला देता है, प्रेम स्थापित करने का प्रयास करता है, और इस तरह से वहां पे जो प्रेम के अभिव्यक्त होते हैं तथ्य जो अभी तक नहीं हुए थे। तो यहाँ पे 2 स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ताई कहानी के परिचय की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ताई कहानी में जो अगर हम परिचय की चर्चा करें तो ताई कहानी की कथावस्तु संयुक्त परिवार की है, और जी हाँ, ये लगभग हम यहाँ पे चर्चा कर चुके। मनोहर का ताऊ जी से रेलगाड़ी मांगना। बालक मनोहर अपने ताऊ से रेलगाड़ी वाला खिलौना लाने को कहता है, और बाबू साहब पूछते हैं कि रेलगाड़ी का करोगे क्या। तो उसने कहा मनोहर उसमें बहुत दूर तक बैठने जाने की बात करता है। और देखिए ये संवाद है, उसी का कथन है। बालक अपने ताऊ का लाडला है, और वह अब यहाँ पे हम देखेंगे ये कुछ प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। जो तथ्य महत्वपूर्ण है वो आप देखते रहिएगा। पति को बच्चों के मगन होते देखकर उसकी भवें तन गई। तो यहाँ पे किसकी भवें तन गई ये यहाँ पे बताना है। तो मैंने आपको बताया कि रामेश्वरी जो है, जी हाँ, रामेश्वरी जो है वह
अपने जो भाई हैं उनके बच्चों को उतना दुलार उतना प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि एक कुंठा, एक ऊब, एक घुटन जैसी स्थिति उनके मन में है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं। तो इसलिए बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पे विकल्प आपके समक्ष दिया हुआ है, ये सी विकल्प, यानी आपको चुनाव करना था रामेश्वरी देवी। तो भवें तन्ने का जो प्रयोग है, क्योंकि पति जो है वह उन स्थितियों में अपने आप को ठीक मानता है, वह मानता है कि यह प्रभु की इच्छा है कि उनको पुत्र होगा या नहीं होगा, लेकिन रामेश्वरी का जो मन है वह सदैव आलोड़न विलोड़न करता रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगले जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। रामेश्वरी, अब देखिए प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण है। रामेश्वरी के मन में एक अभाव हमेशा खटकता था, और वह अभाव मित्रों क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यह अभाव जो है वह संतान का अभाव था। इसलिए इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, आपको बी विकल्प चुनाव करना था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो आपको बताना है, बालक मनोहर ने यह क्यों कहा कि अपनी रेलगाड़ी में ताई को नहीं ले जाएंगे। जी हाँ, ताई को नहीं ले जाएंगे, ये स्थिति जो है यहाँ पे आ जाती है क्योंकि वह जो मनोहर है वह कौन सा तथ्य होगा, ए बी सी और डी, आपको एक विकल्प चुनाव करना है। और मित्रों बिल्कुल सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न में वह होना है, क्योंकि जो सी ऑप्शन है उसमें उसे ताई के मुख के भाव जो हैं, क्योंकि बालक जो है वह सब कुछ बड़ी भली प्रकार हर प्रकार की संवेदनाएं, हर प्रकार के मर्म समझता है। सी उत्तर सही होगा, क्योंकि उसके जो मन के भाव हैं या जो मुख का जो क्रियाकलाप है वो ठीक नहीं लगता, उसके मुख से, उनके मुख से सदैव ईर्ष्या और द्वेष के भाव झलकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 4 नंबर प्रश्न, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। यहां रामेश्वरी किसके प्रति अपने प्रेम को छिपाने की बात कह रही, अपने पति के प्रति, देवर के प्रति, अपनी देवरानी के प्रति या देवर के बच्चों के प्रति। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसके लिए हैं, सही विकल्प जो होगा इनमें से सी ऑप्शन होगा, देवरानी के प्रति आपको विकल्प चुनाव करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ज्वाइंट फैमिली की चर्चा की गई है, यहाँ पे संयुक्त परिवार की चर्चा की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न। मित्रों ये आपको बताना है कि रामेश्वरी के कटु वचन सुनने पड़ते थे, घर का काम न करने पर, देवर के बच्चों के कारण, पति से प्रेम न करने के कारण। तो बहुत आसान से प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। सी विकल्प होगा बच्चों के कारण, जहां पे मनोहर और चुन्नी 2 नाम आते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी है कि कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। मनोहर को छाती से कौन लगा लेना चाहता है। अब यहाँ पे देखेंगे, बाबू रामजी दास, रामेश्वरी, मनोहर के पिता या मनोहर की माता। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा बी विकल्प, क्योंकि सारी कहानी जो है वह इर्द गिर्द किसके है, उन्हीं 4 पात्रों की जिनकी हमने चर्चा की, इसलिए बी विकल्प आपको चयन करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 7 नंबर, जी हाँ 6 नंबर प्रश्नों के साथ हमारी ये जो कहानी है इस पर संपूर्ण समीक्षा, विस्तृत विवेचन सब कुछ हमने आपको उपलब्ध करा दिया। कोई भी समस्या होती है संपर्क सूत्र सामने दिया हुआ है, UPHESC ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा उच्चतर आयोग करा रहा है, और जो भी समस्या है आपको NTA NET JRF TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर DSSB कोई भी परीक्षा जहां हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा, आप नए बैचेस, नोट्स, PDF, वीडियोस, लाइव क्लासेस सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र चैनल गुरुचेला एकेडमी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का।